डायलेक्टिक्स है वो खाली नहीं है, वो कोई एब्स्ट्रैक्शन ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर रियलिटी मौजूद नहीं, उससे कंक्रीट लफ्ज देखिए एक सर मेरी गुजारिश कंक्रीट, देखिए मेरी बात, कंक्रीट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और रियलिटी से उसकी मुराद है पूरा समाज, यानी ज़ाहिर है वो तारीख और समाज की बात करता है और रियलिटी को वो उसके अंदर देखता है और समझता है। तो आप कहें कि आप थ्योरी को अलग कर रहे हैं और रियलिटी को अलग कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को अलग कर रहे हैं, रियलिटी को अलग कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल को अलग कर रहे हैं, पर्टिकुलर को अलग कर, ये हम इस तरह नहीं चीजों को देखते, हम चीजों को उनकी टोटलिटी पे देखते हैं कि कोई क्या चीज जी, और हाँ अगर कोई भी चीज मंतकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, उसमें कोहेरेंस नहीं है, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट से मैं जब भी मैं कॉन्सेप्ट का जिक्र करूंगा तो आप ध्यान में रखिए कि मैं कॉन्सेप्ट को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझता, मैं कॉन्सेप्ट को कंक्रीट समझता हूँ, मैं रियलिटी को उसके अंदर समझता हूँ। उसकी दो फॉर्म्स है, एक है उसकी मौजूद, एक ये कौन सी कंसिस्टेंसी है, ये कौन सी कंसिस्टेंसी है मुझे बताएं। मेरी बात मेरी बात जो खिजर साहब फरमा रहे हैं कि वो खालिसतन जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं फलसफे में, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भिंडर साहब हर चीज को इतना मतलब एक मलगूबा बना रहे हैं कि फिलोसफिकली अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। अगर आपने, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, किसने क्या कहा है इसको छोड़ गुजारिश कर रहा हूं कि हम वो जो एक राइज इस्तिलाहात हैं जो जिस तरह से समझी जाती हैं फिलोसफिकली, कि आप इंडिविजुअल जैसे आप भिंडर साहब समझते हैं या मैं समझता हूं या खिजर यासीन साहब समझते हैं, तो इस तरह से तो जो मेरा फहम है या आप सबका फहम है, तो उस सूरत में वो इस्तिलाहात तो वो मायने नहीं ओढ़ लेंगी जो एक यूनिवर्सल हम इंडिविजुअल। मैं एक बात करने लगा था, वो मेरी बात वहीं रह गई। ये कॉन्सेप्ट को रियलिटी से अलग करने का मतलब है कि हमने सब्जेक्टिविटी जो है उसको ऑब्जेक्टिविटी से अलग कर लिया, ठीक है, और ऐसा नहीं है। एक आप चीजों को उनके नहीं देते, आप दरमियान में बोल पड़ते हैं तो फिर वो बात नहीं बनती। हम कहते हैं कि जो सब्जेक्टिविटी है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ डायलेक्टिकली रिलेटेड है, जदलियाती तौर पर दोनों का ताल्लुक है और दोनों ही एक बनने बिकमिंग के प्रोसेस के अंदर है, दोनों ही चीजें बन रही है। मिसाल के तौर पे समाज या तारीख, उसमें इंसान, तारीख क्या है, तारीख खुद इंसान है। तारीख के अंदर जिस तरह हेगल कहता है कि रीजन मौजूद है, इसी तरह समाज क्या है, समाज के अंदर इंसान मौजूद है। हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक हिस्ट्री पे देखते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये जो साइंस ऑफ हिस्ट्री है। बहरहाल आप दोनों चीजों को, आप कॉन्सेप्ट को रियलिटी से अलग और आइडिया को उसकी दूसरी चीज से अलग, इस तरह अलग अलग करेंगे और अलग अलग डोमेन। ये तो ड्यूअलिज्म का फलसफा है जो कांट के बाद दम तोड़ देता, बल्कि खुद कांट ने खत्म कर दिया था। देखिए वजूद का फलसफा से बहुत पहले का है सर। मेरी बात सुने। ड्यूअलिज्म का तो खैर अफलातून से, मैं आपको मॉडर्न फिलोसफी के अंदर बता रहा हूँ। ड्यूअलिज्म जो है वो मॉडर्न फिलोसफी में खत्म हो जाता है, और यहाँ तक कि जो दरिदा की फिलोसफी आती है, जो लेटेस्ट वही है ना इस वक्त दरिदा से, जिसको 20वीं सदी का हेगल कहा जाता है, उसने क्या कहा, उसने ड्यूअलिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने अपनी किताब स्पीच एंड फिनोमिना में एडमंड हसल पर जो गुफ्तगू की है, उसने कहा साबित करके दिखाएं ड्यूअलिज्म को, कि आप किस तरह कह सकते हैं कि एक चीज जो दूसरी से मुकम्मल तौर पर अलग है। मेहरबानी करें आप ये देखिए, साफियाना रिपोर्ट ना करें मुझे, आप अपने कॉन्सेप्ट में बताएं मुझे कि मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है और मेरे कॉन्सेप्ट में एक टेबल है, जो मैं यहां से हट जाऊंगा तो वो टेबल उसी तरह से रहेगा मेरे जहन में, लेकिन ये वाला वहां कभी नहीं जाएगा जो मैं जहां जाऊंगा। मुझे आप क्या मतलब क्या आप समझते हैं कि किसी भी टेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो टेबल से अलग कोई चीज है? यानी जो कॉन्सेप्ट है टेबल का, क्या मतलब भाई, वो कॉन्सेप्ट है, चीज नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं भाई, मेरा ख्याल है वो कॉन्सेप्ट है, चीज नहीं है। वो ब्रदर, वो कॉन्सेप्ट किसका है, किस चीज का कॉन्सेप्ट है? यार मैं कब इनकार कर रहा हूं, आप पहले, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट और चीज में फर्क होता है। भाई कॉन्सेप्ट चीजों का होता है, अलग कॉन्सेप्ट कोई वजूद नहीं रखता, चीजों का ही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कह रहा हूं मैं यहाँ से चला जाता हूँ किसी जगह पर, इंसान से साहब के कॉन्सेप्ट को में से अलग कर दिया, किसी जानवर के दरख्त के कॉन्सेप्ट को दरख्त से अलग करती है। आपको ये बताना चाह रहे हैं, वो अफलातून की फिलॉसफी पे जाके दाखिल हो गए हैं कि जो आइडियाज है वो बिल्कुल अलग वजूद रखते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सर प्लीज, आप अफलातून पर भी ज्यादती कर रहे हैं, अफलातून पर भी ज्यादती कर रहे हैं आप। अफलातून ने भी ये नहीं कहा,
मतलब प्रॉब्लम वहां ये पैदा हो रहा है कि उसने जिस वक्त उसने कॉन्सेप्ट को या आइडिया पर फोकस किया तो उसने ये देखा कि आइडिया की नेचर इटसेल्फ बहुत मुख्तलिफ है उससे जो फैक्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसने उसे अलग करके उसे कहा ये ज्यादा प्रोमिनेंट है बनस्बत एक्सटर्नल रियलिटी के, और आप कह रहे हैं कि उसने दोनों को अलग कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। सारी दुनिया जानती है कि अफलातून ने उसकी जो फॉर्म्स की आइडियाज की फिलोसफी है वो सब जानते हैं। आप जो बात कर रहे हैं उसका अफलातून के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अफलातून ने कहा था कि जो आइडियाज हैं वो अलग वजूद रखती है और अपनी मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा गुफ्तगू को समेट, क्योंकि हम छोटे-छोटे बुनियादी बातों के ऊपर बार-बार वो उसी बात पे गुफ्तगू पे शुरू हो जाती है। आपका कम से कम और कुछ नहीं तो वो उसकी अरस्तू की जो पहले 2 सफ़ा थी अफलातून पर पढ़ लें, वो उसने आइडियाज पर सर जी ये यानी कोई ऐसा तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू जो है काफी फ्रूटफुल रहेगी हमारे सामीन के लिए भी, और बहुत सारी चीजें जो फलसफे में हतमी नहीं होती वो समझ जाएंगे कि बहुत सारी जो है ना डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें वाज़े होती हैं, और मुकालमे में बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत भी होते हैं जो सम टाइम मौजू से मुतल्लिक नहीं होते लेकिन उनकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो वो अगर ना क्लियर हो तो बात जो है ना वो समझ में नहीं आती। तो खिज़र यासीन साहब और इमरान शाहिद भिंडर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आज के मौजू के हिसाब से थोड़ी सी अपने जो है ना ख्यालात का इजहार फरमाएं। तो मैं गुजारिश करूंगा भिंडर साहब से कि सर आज की जो गुफ्तगू हमारी हुई है, जो आज का प्रोग्राम हुआ है, इसको समेटते हुए आप कुछ जो है ना उसको कुछ मुख्तसरन बयान कीजिए ताकि जो हमारे सामीन है, जो हमारी आज की गुफ्तगू है, उससे कोई ना कोई नतीजा खेज बात जो है ना वो अखज़ कर सके। जी जी, मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू जो है वो मौजू पर तो नहीं हुई, वो मौजू से बाहर निकल गई है और एक ही चीज सम टाइम होता है कि वो जरूरत होती है गुफ्तगू की कि उसको जो है थोड़ा सा मैं उस पे ये 2-3 चीजें जिसको मैं दोबारा कहना चाहूंगा। आज की गुफ्तगू में 2-3 अशकाल बहुत खूबसूरत पैदा हुए हैं कि अकल की कुल्लियत के हवाले से और अकीदे के रैशनलिज्म के हवाले से हम नेक्स्ट गुफ्तगू में इन दोनों बातों के ऊपर, इन दोनों सवालों के ऊपर बड़ी वजाहत खोल के बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप अपना उसको समराइज कीजिए अपनी गुफ्तगू को। मैं ये कहना मेरा मौक़िफ़ ये था कि हम जो फिलोसॉफिकली रैशनली रीजन की बेसिस पे हम हकीकत को उसकी कुल्लियत में जानते हैं, और अगर हम ये साबित जानते हैं और मतलब है ये हो चुका हुआ है काम। मैं आपको उसकी मिसाल भी अभी देता हूँ। अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज हकीकत से बाहर है कि या हमने उसकी कुल्लियत में नहीं जाना, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज उसकी कुल्लियत से बाहर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। अगर हम कहें कि वो कुल्लियत से बाहर है, कुल्लियत मुमकिन नहीं है, या कुल्लियत से बाहर भी कुछ चीजें हैं, तो जाहिर है हमें वो बतानी पड़ेंगी कि कौन सी है। फिलोसॉफिकली क्योंकि हम जो बहस करते हैं वो मंतकी माकूलात से करते हैं, लॉजिकल कैटेगरी से करते हैं, लिहाजा हमें उस फलसफे की डोमेन में आके तो हमें उन मंतकी माकूलात के मुताबिक एक ऐसे माकूले की निशानदेही करनी पड़ेगी कि जो कुल्लियत से बाहर रहा, जैसा कि 20वीं सदी में डीकंस्ट्रक्शन ने करने की कोशिश की। अच्छा, अब दूसरी बात, 20वीं सदी में जो कुल्लियत पर सबसे बड़ी तनकीद हुई है वो डीकंस्ट्रक्शन की तरफ। उन्होंने कहा कि रीजन कहती है कि मैं हकीकत को उसकी कुल्लियत में जानती हूँ, जैसे कि हेगल पर सबसे बड़ा एतराज आता है और फलसफियों ने कहा कि इसका फलसफा हर चीज को हजम कर जाता है। डाइजेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज को हजम कर जाता है, कोई चीज बाहर नहीं छोड़ता। और यही सबसे बड़ा मार्क्स के सामने नुकता था, और एंगल्स ने कहा था कि ये सब कुछ हजम कर जाना चाहता है। और फिर उन्होंने प्रैक्टिकल, उनको पता था कि हेगल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एक्टिविटी की बात की, और प्रैक्टिकल एक्टिविटी जाहिर है इंसान की एक्टिविटी थी, और उसको समझना वो तो उसको यानी मटेरियलिज्म में, मार्क्स के मटेरियलिज्म में प्रैक्टिकल एक्टिविटी को थ्योराइज करना जो था वो बेसिकली मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में। उससे पहले चीजों को जानना था कि चीजें जो है उनको जाने, समाज, तारीख ये कैसे बनते हैं, उनके अंदर रीजन कैसे वर्क करती है। इसमें 2 चीजें हैं, एक चीज है कि हम समाज को अकली तौर पे जानते हैं, दूसरी ये है कि अगर वो अकली रब्त कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाता है, मंतकी रब्त रियलिटी के साथ इंसान का खत्म होता है, तो फिर उसके अंदर इरैशनैलिटी आ जाती है, और इरैशनल फिलॉसफी की अपनी एक अहमियत है। किरकेगार्ड से शुरू करें और आगे आ जाए तो वो इरैशनल फिलॉसफी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मंतकी रवाबित खत्म हो जाते हैं।
तो दूसरा यूनिवर्सल के हवाले से बात हुई थी, कॉन्सेप्ट के हवाले से बात हुई, आज बड़ी मुफीद है, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी मुफीद चीज है कि मैं किसी भी शय से कॉन्सेप्ट को अलग नहीं समझता, मैं कॉन्सेप्ट को शय के अंदर देखता हूँ। मैं अपने अंदर मैं इमरान शाहिद भिंडर हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरा इंसान होना वही है जो आपका इंसान होना और 7.5 अरब इंसानों का इंसान, और ये यूनिवर्सल होता है, यानी इंसान यूनिवर्सल है। मैं अपनी पर्टिकुलरिटी में इमरान शाहिद भिंडर हूँ, आप सावल अब्बासी हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो दूसरा ये थी चीज। तीसरी बात जो उन्होंने की थी प्रायोराइज बेसिस पे, और मैंने मिसाल दी है पोस्टीरियोराई के हवाले से, कार्टियन फिलॉसफी के मुताबिक पोस्टीरियोराई बाद तजुर्बा प्रायोराई को, वहां उन्होंने बात जो की मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो गलत बात है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये चीजें रिकॉर्डिंग भी है और सारा, तो उसके हवाले से ये थी कि जो प्रायोराई है वो तजुर्बे से पहले, आगाज तजुर्बे से होता है, लेकिन तजुर्बा हमारे अंदर एक दुनिया जो है उसको बिल्कुल सामने ले आता है। जिस तरह कहा ने कहा था कि जो फहम है वो तजर्बे के बगैर अंधी है, और जो तजर्बा है वो फहम के बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसका बाकायदा। तो दोनों चीजें जो है मिलती हैं, उनके दरमियान रब्त होता है, फिर वो आगे चल के डायलेक्टिक रिलेशन बन जाता है, जहां दोनों चीजें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, और फिर अगला एक लामुतलाही सफर शुरू हो जाता है। और रीजन ने जो कैटेगरी का इस्तिखराज किया वो लामुतनाही कैटेगरी था, उससे बाहर फिलहाल कोई चीज नहीं है। उस पर अटैक हुआ, उस पर उसको बदबी रंग भी दिया गया 20वीं सदी के अंदर। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बेंजामिन ने कहा कि ये जब हम डिटर्मिन कर देते हैं मुख्तलिफ जो खतो खाल है, मंतक की लॉजिकल कैटेगरी डिटर्मिन कर देते हैं और कोई रास्ता बाकी नहीं रहता, तो उसको उन्होंने मजहबी रंग देने की कोशिश की कि हम एक नबी का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि टाइम डिटर्मिन हो गया और उसमें कोई एम्प्टी स्पेसेस बाकी नहीं है, और अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है तो कैसे इसके अंदर कोई दाखिल होगा। उन्होंने इस सारे फलसफे का टेक्स्ट एक रियलिटी के तौर पे देखा और समझा, और वाल्टर बेंजामिन ने हमला किया सीधा हेगेलियन फिलॉसफी के ऊपर कि नहीं, उसके अंदर स्पेसेस है। स्पेसेस लाने का मतलब ये था कि जगह छोड़ दी जाए किसी के आने की, क्योंकि वो ना किसी को आने देता है, बाहर से अंदर आने देता है, और ना वो अंदर से बाहर जाने देता है। अपोजिशन उसका फलसफियाना मकूला है, लिहाजा वो और सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी जो है उनके दरमियान डायलेक्टिकल रिलेशन है, वो एक दूसरे के अंदर शराइत किए हुए हैं। जो मौजूदियत है उसके अंदर मारूजियत है, जो मारूजियत है उसके अंदर मौजूदियत है। इस तरह उनके बाहर निकलने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं है। तो फिलहाल तो यही है। बाकी अकीदे के हवाले से बात चाहिए कि क्या अकीदे को कोई खतरा दरपेश है, क्या अकीदा और अकल, उन्होंने कहा कि इनका कोई लिंक नहीं है, आप वो अकीदे को रैशनलाइज नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि ज़ाहिर है मैं एक मुख्तलिफ सोच का आदमी हूँ, मैंने ये भी देखना होता है कि क्या अकीदे को फिलोसॉफिकली रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल की गई है। फिक्से का आर्टिकल है फेथ ऑन फेथ, उसकी किताब भी है फेथ एंड रीजन के हवाले से, तो उन्होंने अपने अकायद को रैशनलाइज किया। आपका अपना ज़ाहिर है इस्लाम का एक अलग सिस्टम है, उसको भी रैशनलाइज करने की कोशिशें हुई हैं। आप इब्न रुशद ने की है, इब्न सीना ने की है, आप कहें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ज़ाहिर है उन लोगों ने बड़ा काम किया। इब्न के गजाली ने देख लें आप, उसने अरस्तू के लॉजिक का जो फॉर्मल लॉजिक है उसकी रोशनी में कुरान की आयत की वजाहत करने की कोशिश की है। और इकबाल ने बाकायदा लिखा भी है, उसने कहा कि लॉजिक की जब वो कुरान की वजाहत करता है गजाली, तो वो अरस्तू के जो मंतकी जो उसका तरीकाकार है उसका इतलाक कर रहा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस हवाले से कि हमें उन लोगों को भी देखना है जो हमारे ही मजहब के अंदर पैदा हुए, उन्होंने बड़ा काम भी किया। फाराबी है या इब्न सीना, आप सारी रिवायत को छोड़ के आप कहते हैं कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं, और आपने इतनी बड़ी जो मिडीवल इस्लामिक फिलॉसफी है उसको भी नजरअंदाज कर दिया। वो जानना ये चाह रहे थे कि क्या मंतकी तौर पर उन्होंने अकीदे का इनकार कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या मंतकी तौर पर अकीदे को समझा जा सकता है रीजनिंग के साथ, क्या कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज है जो रीजन के साथ मुताबिक, इंसानी रीजन के साथ मुताबिक। मिसाल के तौर पर हेगल कहता है फितरत के अंदर रीजन मौजूद। अब वो रीजन क्या है, उसको अखज करना, उसकी जो एक मंतकी बुनता है उसको दरियाफ्त करना, वो लॉजिक सारे उस पर बहस करना। तो लिहाजा देखना यह कि क्या हम कायनात को या अकीदे को या सोशल रियलिटी या तारीख को हम रैशनली समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं तो हम कौन सा तरीकाकार है, और हमने उस तरीकाकार को किस तरह थ्योराइज, मतलब जब हम थ्योरी के हवाले से जब बात करते हैं तो हम अलग अलग नहीं करते, हम रियलिटी को थ्योरी से अलग नहीं करते। ये मेरा अपना जो मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है जिस तरह जहाँ कहा गया है 20वीं सदी में कि थ्योरी अलग वजूद रखती है और रियलिटी जो है वो अलग रखती है, मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता। ज़ाहिर है मेरी नजर है
तो मैं नहीं इनका, तो मैं कहता हूँ कि जो थ्योराइज करना होता है वो दरअसल हकीकी सूरत हाल को थ्योराइज करना होता है, और जो कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं वो रियलिटी के अंदर से पैदा होते हैं, वो रियलिटी से अलग वजूद नहीं, किसी खला में वजूद नहीं रखते, बल्कि इंसान का कॉन्सेप्ट इंसान है, किसी फल का कॉन्सेप्ट जो है वो फल के अंदर है। इसी तरह ये चीज हम थ्योरी और रियलिटी में थोड़ा सा फलसफा उसका हम खात्मा कर देते हैं, उसको हम तस्लीम करने को तैयार हैं। इसी तरह आपको पता भी है वाहदतुल वजूद के हवाले से एक बड़ी तवील एक रिवायत और खुद इस्लाम के अंदर भी बाकायदा मौजूद है। इस्लामिक जो मिस्टिसिज्म है, तसव्वुफ क्या, वो क्या है, वो यही है ना कि हकीकत एक या दो नहीं है, और वो क्या है, वो चीजों के अंदर मौजूद है। यानी जो कायनात हमें दिखाई देती है, इसकी जो रियलिटी है वो खुद कायनात के अंदर है। ये वाहदतुल वजूद का मतलब है कि आप कायनात को जाने, तो आप जब कायनात को जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है हम रियलिटी तक पहुंचने का तरीकाकार हमने इख्तियार कर लिया, और अब उसको जानना कैसे है। सारे इस्लाम से पहले प्लोटिनस ने जब अपनी किताब नीड्स लिखी तो उसने कहा था, ऊपर उसने ज़ात वाहिद को रखा, फिर उसके नीचे उसने अकल को रखा, फिर उसके नीचे उसने रूह को रखा, 3 कैटेगरी बादी दुनिया के बारे में उसने अलग एक वो पेश किया। ये अकल वो जो है वो हकीकत के करीब है, और वो हकीकत से मुताबिकत रखती है, और उसको रैशनली समझा जा सकता है, और उसको रैशनली जाना जा सकता है। बहुत शुक्रिया भिंडर साहब, और आपने बहुत खूबसूरती से सारी गुफ्तगू को समेटा। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर फिजर यासीन साहब से कि वो इस तमाम गुफ्तगू को अपने जो है ना, मेरा ख्याल है कि समेटते हुए तो थोड़ा अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं कि सामीन कराम, वो उनके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और महजूज भी हो रहा हूँ, और उनके जो छोटे छोटे से लुक में आ रहे हैं तो वो भी मैं देख रहा हूँ। तो आप इस गुफ्तगू को समेटिए कुछ किबला, कि जो हमारी आज की गुफ्तगू है इससे जो पॉइंट वाजे हुए, जो भिंडर साहब ने कुछ गुजारिशात पेश की अपनी और कुछ ख्यालात का इजहार फरमाया, और जो आखिर में उन्होंने समेटा, तो आप भी उसमें यानी अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कि भी आज की गुफ्तगू से क्या हासिल हुआ, हमें कुछ चीज़ की वजाहत होती है। सर गुजारिश ये है कि मैं एक फ़लसफ़े के तालिब इल्म के तौर पर इस चीज़ को तरजीह देता हूँ कि मैं फ़िलासफ़िकल पोजीशन इख्तियार करूँ और फिर उस पर कोई बात करूँ, अपना मौक़िफ़ रखूँ और फिर उसको ऑन करूँ या डिसऑन करूँ, लेकिन मेरा अपना एक मौक़िफ़ होना ज़रूरी है। मैं लोगों की बातों मेरे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वो क्या है। तो मैं अगर अपनी समझ के दायरे को भी पूरी तरह से ना समझूं, या मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की फंक्शनिंग को ठीक तौर से वर्कआउट ना कर सकूं, तो फिलोसफिकली मेरे लिए मुनासिब रास्ता ये है कि मैं फ़लसफ़े में ना रहूं। मेरा अपना ज़ाती एहसास ये है कि फ़िलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग का ये बहुत बुनियादी मसला होता है कि आप अगर फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात के साथ बात कर रहे हैं तो आप अपना एक स्टैंड पॉइंट रखें और फिर उसको ऑन करें और डिसऑन करें, उसकी प्रायोरिटीज़ को वर्कआउट करें, उसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस को वर्कआउट करें। और अगर आप अपने मौक़िफ़ के से वाकिफ़ हैं अच्छे तरीके से, और उसकी प्रायोरिटीज़ से भी वाकिफ़ हैं, और उसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ हैं, तो फिर आपको अपनी पोजीशन आपको क्लियर होती है। अदरवाइज़ एक बहुत मुश्किल हो जाती है ये सूरत-ए-हाल कि आप एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं कि कोई भी आपको आपकी प्रायोरिटीज़ पर ले जाता है, तो आपको लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। आपके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस पे, आपके मौक़िफ़ के अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई ले जाता है तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। एक ये मतलब मेरे लिए मुश्किल सूरत हाल हो जाती है कि मैं फ़िलासफ़िकली ऐसी चीज़ों को कभी मतलब ऑन नहीं करता कि ना मैं अपनी प्रायोरिटीज़ से वाकिफ़ हूँ और ना मैं अपने अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, एक आम आदमी का आमियाना तसव्वुर हो सकता है, फ़िलासफ़िकल अंडरस्टैंडिंग में इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल होती है कि आप अपने मौक़िफ़ की प्रायोरिटीज़ से भी वाकिफ़ हों और उसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस से भी वाकिफ़ हों। जहाँ तक ताल्लुक है मज़हब के रेफरेंस में, तो देखिए मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब मुझे तारीख़ इंसानी में आप हैं या शायद इमरान शाहिद भिंडर साहब हैं या कोई भी स्कॉलर जितनी भी, मुझे तारीख़ इंसानी में कभी आप बता दें कि मज़हब ने कभी अपने आप को इनिशिएट किया हो रैशनलाइजेशन से। मज़हब पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको आप रैशनलाइज कर रहे होते हैं और उसे थ्योराइज कर रहे होते हैं। थ्योराइजेशन या इंटेलेक्चुअलाइजेशन उसकी आप कर रहे होते हैं।
یہ سمجھے بغیر کہ انٹلیکچولائزیشن یا تھیورائزیشن میں آپ کی کیا چیز آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے اور کیا چیز سپورٹ نہیں کر سکتی. یعنی یہ سمجھے بغیر کہ آپ اگر کسی عقیدے کو تھیورائز کر رہے ہیں یا انٹلیکچولائز کر رہے ہیں یا اس کو ایک آرگومنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اوریجنل اپنے اوریجن کے اعتبار سے وہ یہ نہیں ہے. اپنے اوریجن کے اعتبار سے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے انٹلیکچولائزیشن سے یہ وہی کے جو الفاظ ہیں یا وہی کی جو جتنا کچھ تفصیلات ہیں یہ میں نے خود طے کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے رکھا, اسے انسانوں کو فری رکھا کہ اسے اون کرو یا ڈس اون کرو. اب ایک انسان اسے اون کرتا ہے یا ڈس اون کرتا ہے اس کی مرضی ہے. جب اسے اون اور ڈس اون کرنے کے بعد ایک اپنی ایک الگ سے ایک وہ کائنات بسانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسے ذرا تھوڑا سا انٹلیکچولائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ تھیالوجیز جتنی بھی ہیں اسی ریفرنس میں ڈیولپڈ ہوئی ہیں, اور ہمارے ہاں جتنے بھی کانسیپٹس وحدت الوجود تصوف کے یا آپ کی جتنی بھی روایت چلی آ رہی ہے, اس پوری علمی روایت میں جو بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ البتہ اس پوری علمی روایت کو شاید مکمل طور پر اون کرتے ہوں, لیکن جو اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری علمی روایت میں آخر کیا کیا پرابلمز آئی ہیں اور کن کن پرابلمز کی بنیاد پر ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور کیا کچھ پایا ہے, وہ کبھی ہر چیز کو اون نہیں کر سکتے. مطلب ہماری تاریخ کی جتنی بھری پڑی ہے, جتنے بھی نظریات آئے ہیں, یا چاہے ان کا اوریجن تصوف ہو, مسٹیسزم ہو, چاہے وہ عقل کل ہو یا پری انٹلیکٹ ہو, یا ابن رشد کا عقل فعال ہو, یا جتنی بھی انڈین لوگوں کی جتنی بھی چیزیں, ان سب نے اپنے طور سے اسے انٹلیکچولائز کیا ہے. میں تو آپ کو دین کی یا مذہب کی اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جہاں سے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. وہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب نہ صاحب مذہب نے اس کو تھیورائز کیا ہے. اگر صاحب مذہب خود اس کو تھیورائز نہیں کر رہا تو ہو آر یو, آپ کون ہوتے ہیں اس کو تھیورائز کرنے والے, اور آپ تھیورائزیشن سے آپ کیا حاصل کر لیں گے اس سے. اس لیے کہ پرابلم یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے مذہب کو ان انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں کا پارٹ بنانا ہوتا ہے جن انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کی جسٹیفیکیشن کا ہمیں خود کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ڈومین کیا ہے, وہ کس دائرے میں جسٹیفائڈ ہوتی ہیں اور کس دائرے میں جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. تو وہاں اس کو لا کھڑا کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اس کی وہ انٹلیکچولائزیشن پروسیس میں ڈالتے ہیں. کبھی اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں, کبھی وہ نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو تاریخ مذہب نے تو آج تک کبھی یہ نہیں کیا کہ مذہب اپنی اوریجن میں کبھی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو انٹلیکچولائز کرنا بھی ضروری ہے یا اس کی انٹلیکچولائزیشن سے میں نے مذہب کو کلیم کیا ہے. یہ ایک بنیادی اصول کے طور پر میں جو کچھ عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور عقل کے حوالے سے بات کرنی ہے تو عقل کو بالکل حق حاصل ہے, لیکن یہ سوچ لیں عقل کے حق حاصل ہونے کا ڈومین کیا ہے. تھیورائزیشن اگر وہ اس کو تھیوریٹیکلی اسے ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے تو تھیوریٹیکلی ڈیولپ کرنا بہت مختلف چیز ہوتا ہے, پریکٹیکلی بہت مختلف چیز ہے. ہم نے ایستھیٹکلی بھی بہت کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے مذہب کے اندر, اور مذہب کو بطور مذہب کے ہم نے اون کبھی نہیں کیا. یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اسے اون کیا ہم اسے اسی انداز میں اون کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں متردد ہو جاتے ہیں, اور کیا ہمیں پرابلم لائق ہوتی ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, لیکن قرآن مطلب اس کو دین کو اس طرح سے اون کرنے میں آپ کو ہمیشہ تردد لائق رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اون کیا میں اسے کیوں اون کروں. میں اسے اپنے طور سے اپنی ایک کیٹیگری بناؤں گا اور اپنے طور سے اسے ایک شکل دوں گا, اور چاہے وہ قرآن مجید کے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا ہی کیوں نہ رہی ہو, میں آیات کو ٹکرا دوں گا لیکن اپنی تھیوری کو ضرور ڈیولپ کروں گا. یہ اس طرح کے مسائل جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں ہماری اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, جو ہم نے مذہب کو اس کے اوریجن کے اعتبار سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. بہرحال یہ میری گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے بہت اچھی کوشش فرمائی ہے. بہت شکریہ خضر یاسین صاحب اور عمران شاہد بھنڈر صاحب. اس مکالمے کا مقصد اتنا ہے
کہ ہمارے ہاں جو بات کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور عجیب سی ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سے مختلف الخیال لوگوں کو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے جو ہمارا جو سماج ہے وہ ایک عجیب قسم کی عدم برداشت کا شکار ہے۔ تو علمی موضوعات کے اوپر علمی طریقے سے گفتگو ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ فروٹفل چیز ہے، اور اس سے نہ تو ایک تو ہماری فکر اس میں تبدیلی آئے گی، دوسرا ہمارا سماج اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی پروان چڑھیں گی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اور جو مزید اشکالات پیدا ہوئے ہیں گفتگو میں، تو میرے نزدیک تو یہ دو باتیں ہیں جن کو اگلے پروگرام میں ہم ایک تو عقل کی کلیت کے حوالے سے اور مذہب کی ریشنلزم کے ڈومین جو ڈاکٹر خضر یاسین صاحب نے بھی ابھی فرمایا، اپنا جو انہوں نے سمرائز کیا ہے گفتگو کو، کہ وہ جو ڈومین ہے اس کو تھوڑا سا اپنا وضاحت کریں گے اس کی، تو ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔